Bismillahirrahmanirrahim. Hope you will be fine and enjoying the summer season. Today we are going to discuss Coulomb's law of electrostatic. Coulomb's law. Coulomb's law सर हमें क्या कहता है? ये Coulomb law हमें स्टेटमेंट देता है. It states us. सर क्या स्टेटमेंट देता है? वो कहते हैं सपोज कर लो यहाँ दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक है Q1 दूसरा है Q2. इसको मैंने रखा है एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम ईच अदर. सर ये पॉइंट चार्ज क्या होते हैं जो आपने अभी कहा कि व्हाट इज पॉइंट चार्ज? तो पॉइंट चार्ज के बारे में दो बातें याद रखो. एक तो ये कि ये पॉइंट चार्ज की बात जब भी होगी वो सिंगल होगा. दूसरी बात ये कि वो डायमेंशनलेस होगा. और डायमेंशनलेस का मतलब ये है कि उसका कोई लेंथ नहीं होगा. नो लेंथ, नो विथ, नो ब्रेथ. नो विथ, नो ब्रेथ. ना उसका लेंथ होगा, ना उसका लेंथ होगा, ना उसका विथ होगा और ना उसका ब्रेथ होगा. तो हमारे पास कूलम्स कहता है कि अगर आपके पास दो पॉइंट चार्ज हो, या वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे या वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. अब सवाल ये है कि ये कब ज़्यादा रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे, कब कम रिपेल या अट्रैक्ट करेंगे. तो पहली बात तो ये है कि दिस लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम ले ले आर रिपल्शन, या फिर हम फोर्स ऑफ रिपल्शन ले ले सर किन के दरमियान? बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस के दरमियान. टू पॉइंट चार्जेस के दरमियान. तो वो होगा नंबर वन. क्या होगा? सपोज कर लो आप इन दोनों चार्जेस को जरा मल्टीप्लाई कर लो. जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस. क्या आएगा? प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस आएगा. अगर यहाँ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस आप स्टडी कर रहे हो, अगर आपके पास इस प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस की वैल्यू ग्रेटर आ जाए तो यहाँ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा आप देखोगे वो भी ग्रेटर ही होगा, मतलब ज्यादा होगा. और अगर प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस कम हो गए तो फोर्स भी कम होगा. ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन. व्हाट इट इज कॉल्ड? इट इज कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शन. सो इट मींस देयर इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन बिटवीन फोर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस. एक बात उसने ये एक्सप्लेन की. दूसरी बात उसने ये एक्सप्लेन की कि अगर सपोज यहां आप देख लेते हो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ले लेते हो बिटवीन दीज चार्जेस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस. अगर हमारे पास यहां ये स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी, इफ इट इज ग्रेटर, तो फिर याद रखो वहां फोर्स लेस होगा, कम होगा. और अगर स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस कम होगा तो फिर वहां फोर्स ज्यादा होगा. इस रिलेशन को कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन. तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है ये असल में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस के. लिहाजा कूलम ने मुझे दो बातें बताई. एक बात ये बताई कि हमारे पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस के. लिहाजा अब अगर इस स्टेटमेंट को मैं कंप्लीट करूं तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज ऑलवेज directly proportional to the product of charges. और सेकंड पॉइंट क्या होगा? and inversely proportional to the square of distance between them. लिहाजा ये मेरे पास स्टेटमेंट आ गया कूलम्स लॉ का कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. सर अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहे हम तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? बिल्कुल यही बातें हम इसके एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हैं सर. सो लिहाजा अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, एक्सप्लेनेशन बिल्कुल यही वर्ड्स लिखेंगे. सर क्या लिखेंगे? सपोज कर लो एक्सप्लेनेशन में हमारे पास पहले स्टार्ट कर लेता हूं थोड़ा सा स्टार्ट से कि सपोज वी हैव टू पॉइंट चार्जेस, वन इज Q1 अदर वन इज Q2. दे आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम ईच अदर. हाउ मेनी चार्जेस वी हैव? We have 2 point charges Q1 and Q2. They are placed at how much distance from each other? So they are placed at a distance r from each other. Now by Coulomb law
अब कूलम लॉ कहता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन दिम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, यानी Q1 Q2। सेकेंड वन हमारे पास ये जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। लिहाजा अगर मैं कंबाइन कर लूं किसको, रिलेशन 1 को और 2 को, तो F becomes directly proportional to Q1 Q2 and inversely proportional to R square। अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन मैंने खत्म करना है तो इसकी जगह इक्वल आएगा, साथ में कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा। सो हियर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी विल बी इक्वल टू K। यहाँ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी K है। K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इट इज कॉल्ड कूलम्स कांस्टेंट, और इसको हम कूलम्स कांस्टेंट भी कहते हैं। ये जो कूलम कांस्टेंट है इसका SI यूनिट्स में अगर हम वैल्यू स्टडी करते हैं, द वैल्यू ऑफ कूलम कांस्टेंट K इन SI यूनिट्स विल बी इक्वल टू 9 into 10 power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। बट दिस इज फॉर फ्री स्पेस। ये वैल्यू हमारे पास K की होगी कहाँ, फ्री स्पेस में। यहां पर हमारे पास ये जो कांस्टेंट K है इसकी वैल्यू सिर्फ फ्री स्पेस में इतनी होगी। अगर मटेरियल मीडियम में जाएंगे तो इसकी वैल्यू चेंज होंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो कूलम कांस्टेंट K है इसके दो फैक्टर्स हैं, दो चीज़ों पे ये डिपेंड करता है। एक हमारे पास यहाँ पर है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मतलब ये कूलम कांस्टेंट K सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करता है। मुख्तलिफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स में इसकी वैल्यू मुख्तलिफ होगी। दूसरी बात यह कि हमारे पास इट विल डिपेंड्स अपॉन मीडियम बिटवीन द चार्जेस। ये मीडियम बिटवीन चार्जेस पर भी डिपेंड करता है। इसका मतलब है मुख्तलिफ मीडियम में इसकी वैल्यू मुख्तलिफ होगी। फ्री स्पेस में कुछ और होगी, मटेरियल मीडियम में कुछ और होगी। तो लिहाजा चूंकि ये कूलम कांस्टेंट के मीडियम बिटवीन द चार्जेस पे डिपेंड कर रहा है, तो पहले मैं इस कूलम्स लॉ को स्टडी करना चाहता हूं इन फ्री स्पेस कि व्हाट विल बी द कूलम्स लॉ इन फ्री स्पेस। तो फ्री स्पेस में ये कूलम कांस्टेंट के बराबर होता है एक और कांस्टेंट के विच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सर व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? एप्सिलॉन नॉट इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सर परमिटिविटी इजाजत से निकला है, परमिशन से निकला है, जिसका मतलब है इजाजत। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब ये कि आपने दो चार्ज फ्री स्पेस में रख दिए हैं। अब फ्री स्पेस इनको कितना इजाजत देती है कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर ले या एक दूसरे को रिपेल कर ले। तो यहाँ इसका मतलब है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सर ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की कोई अपनी वैल्यू है? यस, इट्स वैल्यू इज एप्सिलॉन नॉट 8.85 10 पावर -12। चूंकि ये अगर आप देखो तो K का अपोजिट है, तो इसकी यूनिट होगी कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू है। सो नाउ कूलम्स लॉ इन फ्री स्पेस बिकम्स, लिहाजा कूलम्स लॉ फ्री स्पेस में बन जाएगा। सर किसके बराबर हो जाएगा? F इजिकल टू, यहाँ K की जगह हमारे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। दिस बिकम्स कूलम्स लॉ इन फ्री स्पेस। अगर सर हम इसकी डायरेक्शन को डिस्कस कर ले, यानी वेक्टर को डिस्कस कर ले, वेक्टर फॉर्म को, तो व्हाट विल बी इट्स वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ? तो यहाँ देख लो, ये है Q1 और ये है Q2। सो कीप इन माइंड Q1 फोर्स लगाएगा Q2 पे, Q2 फोर्स लगाएगा Q1 पे, तो सर उसका डायरेक्शन क्या होगा? उसका डायरेक्शन उस लाइन के साथ होगा जिस लाइन ने इन दोनों के सेंटर को ज्वाइन किया हुआ है। So it means कि the force of attraction or repulsion between 2 point charges is always along the direction of the line joining the center of two charges. So we can write the vector form of Coulomb law as 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. And this is unit vector R. ये unit vector R हमें ये शो कर रहा है कि हमारे पास ये फोर्स हमेशा उस लाइन के साथ लगेगा विच जॉइन द सेंटर ऑफ टू चार्जेस, यानी डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस। सो दिस इज कूलम्स
लॉ और उसके हमारे पास मैथमेटिकल डिराइवेशन एंड उसका वेक्टर फॉर्म। अब इसका एक पार्ट और भी है और वो है कूलम्स लॉ इन अ मटेरियल मीडियम, बट इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।